विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विनोद जी, आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन को किसी ने डायरेक्शन दिया है? क्योंकि प्रदर्शन के बीच खामनेई ने राष्ट्र को संबोधित किया और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि विदेशी एजेंसी के काम जो करते हैं भाड़े के लोग, उनको ईरान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके पीछे विदेशी एजेंट उन्होंने कहा। और रिजा पहलवी की अगर हम बात कर ले तो जो कि 45 साल से ईरान में नहीं है, फिर अचानक वह ईरान के आंदोलन का चेहरा कैसे बन गए, ये भी बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, अगर आप मई में जाएं, मई 25 में जब 1 मई को अमेरिका ने कहा था कि साहब वो ईरान पे अटैक करेंगे और उनका जो 5th फ्लीट था वो फरास की खाड़ी में ऑलरेडी उन्होंने प्री पोजीशन किया था, तो वो तब से ये चेंज ऑफ रेजिम की बात कर रहे हैं। क्योंकि ईरान की जो मौजूदा सरकार है वो अमेरिका का बिल्कुल भी दखल ईरान में चाहती नहीं है। वहां के जो युवा, क्योंकि देखिए ईरान अगर रजा शाह पहलवी के समय में देखें, एक बहुत ही मॉडर्न और खुले ख्यालों का देश हुआ करता था और मतलब जो ऑक्सीडेंटल कल्चर वहां देखा जाता था। लेकिन जब से अयातुल्लाह खुमैनी की सरकार आई तब से वो बिल्कुल शरीयत के हिसाब से वहां सारा काम होने लगा। बिल्कुल। और मतलब युवाओं पे थोड़ी रेस्ट्रिक्शन आने लगी। तो युवाओं में इस चीज का एक विरोध तो था। आपने हिजाब का वो देखा था जब रेवोल्यूशन हुआ था, मोहम्मदी को किस तरह से इन्होंने कैद किया है। तो लोग तो वहां थोड़ा सा लिबरलाइजेशन चाहते हैं, लेकिन जिस कदर इस मतलब जन सैलाब को एक नई दिशा और दशा दी जा रही है, वो चिंता का सबब है और उसमें यकीनन अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होगा। विनोद जी, अभी आप वेनेजुएला की बात कर रहे थे, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ट्रंप ईरान को भी वेनेजुएला के चश्मे से ही देख रहा है। वैसे भी खामनेई ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, ये सब जानते हैं। वेनेजुएला में ट्रंप ने यही किया, विपक्ष को खड़ा किया, सरकार गिराने की कोशिश की। क्या ईरान में भी वही स्क्रिप्ट नहीं चल रही? आपको नहीं लगता ऐसा? हाँ देखिए, ईरान में भी वो चेंज ऑफ रिजीम तो चाहते हैं, लेकिन आप देखिए ईरान को वेनेजुला के साथ अमेरिका कंपेयर ना करे, क्योंकि वेनेजुला में देखिए वहां के लोग भी एक ऐसा धड़ा था जो मादुरो के खिलाफ था। दूसरी चीज, उसकी जो सैन्य शक्ति थी वो कोई बहुत ज्यादा मतलब पोटेंट नहीं थी। ईरान, अभी आपने देखा जब मई में युद्ध हुआ था ईरान और अमेरिका का, तो ईरान ने एक बड़ा फॉर्मिडेबल फ्रंट किया था। हालांकि जिस तरह की सैंक्शंस ईरान पे लगाई हैं, तो उसकी एयरफोर्स जो है वो इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि उसके पास इस तरह के आला दर्जे के एरियल प्लेटफॉर्म्स नहीं है। लेकिन उसने मिसाइल सिस्टम, उसका एक ऑल्टरनेट तरीका, विकल्प निकाला है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी थोड़ा सा चिंतित होना पड़ेगा। और ये जो प्रेजेंट इस्लामिक रजीम है, ये इसके लिए लास्ट डिच एफर्ट होगा, क्योंकि अगर उनके सर्वाइवल की ये लड़ाई है, क्योंकि अगर वो इस बार चूक गए तो दोबारा वो अपने निकट भविष्य में सत्ता में आने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। और अमेरिका इस तरह से हावी होगा, क्योंकि ये ट्रंप साहब जिस तरह से बाकी के देशों में दखल अंदाजी कर रहे हैं, वहां की संप्रभुता पे डाका डाल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि विश्व में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो अमेरिका के खिलाफ है। जी संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संजीव जी, अगर खामनेई गिरते हैं तो सबसे बड़ा फायदा किसे होगा, ईरानी जनता को या अमेरिका इजराइल ब्लॉक को? ये सबसे बड़ा सवाल है अभी। देखिए, यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम कोलैप्स करती है तो ऐसे में जाहिर है कि ईरान के ऊपर जो लगे हुए जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो हटेंगे। कोई भी अगर रिजीम चेंज होता है और अभी अमेरिका के एंगेजमेंट से और इजराइल के एंगेजमेंट से अगर ये परिवर्तन आते हैं, तो उसके बाद से जो उसके ऊपर जो एक मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन अमेरिका ने लॉन्च कर रखा है, या जो ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से जो भी बड़े उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटेंगे और वहां पर जाहिर है कि वो एक स्मूथ इकोनॉमिक जो कंडीशन है वहां पर बनेगी। और ये अगर घटनाक्रम होता है, इस्लामिक रिजीम का अगर कोलैप्स होता है, तो एक मेजर डेवलपमेंट मैं इसमें कहूंगा ये होगा, और न सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक मेजर जो डेवलपमेंट होगा। और अभी हमें ये देखना होगा कि ये इसमें इस्लामिक रिजीम और किस तरीके से अभी आने वाले समय को वो डील करती है। आने वाले जो कुछ दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन ईरान की जहां तक जनता का प्रश्न है, तो ईरान की जनता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े आर्थिक संकट झेल रही है, उसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस का भी योगदान है
और ईरान की जो ये इस्लामिक रिजीम का जो मिसमैनेजमेंट है, जो उनका पुअर गवर्नेंस है, वो भी इसके लिए एक बड़ा फैक्टर है। और यदि ऐसा वहां पर इस्लामिक रिजीम कोलैप्स होती है तो इसका मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो ईरान की जनता को निसंदेह मिलेगा। महिलाओं की जो के ऊपर जो दमन शोषण इस तरीके की इस्लामिक रिजीम जो कट्टरवादी शासन में होता है उससे भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। और एक यदि आप 1979 के पहले की ईरान की तस्वीरें उठा करके देखें तो वहां पर जिस तरीके के लोग वहां ड्रेसेस पहनते हैं, जो आजादी थी शाह के शासन के समय में, वैसी आजादी वहां पर फिर से रिस्टोर हो सकती है। और जाहिर कि एक ईरान की जनता इससे काफी राहत उसे मिलेगी। लेकिन अब अभी तक का जो विद्रोहों का इतिहास ईरान में ये रहा है कि ईरान ने उसको ब्रूटली क्रश किया है, क्रैक डाउन किया है, आज भी वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब चूंकि बात लोगों के घरों तक और लोगों के पेट तक आ गई है तो ऐसे में विद्रोह की जो ज्वाला है उसको दबा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होने जा रहा। इसी वजह से आप पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, अब वो प्रदर्शनकारियों से संवाद की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उनसे डायलॉग करेंगे, क्योंकि उन्हें कहा है कि वो जो विद्रोह है, जो कि लोगों के घरों में जो एक भूखमरी से जो विद्रोह पैदा होता है, वो जाहिर है कि वो किसी हिजाब के प्रोटेस्ट से कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा होगा और उसको डील करना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। और ऐसे में इसी ईरान की इस्लामिक रिजीम के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। और इजराइल और अमेरिका तो एक्टिव है ही, वो तो पूरी तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज वहां पर वो चाहते ही हैं। और एक बात मैं अंत में अवश्य कहना चाहता हूं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रिजीम चेंज करने की जो उसका इतिहास रहा है, यदि आप तालिबान का एग्जाम्पल मैं लूं, तालिबान के रिजीम को बदलने के लिए CIA ने नॉर्दर्न अलायंस को पूरा सपोर्ट दिया था, जो कि तालिबान के विरुद्ध जो उसने चढ़ाई एक तरफ से की और फिर अमेरिका के बॉम्बर्स ने बम गिराए। और 2001 में जो 9/11 की घटना के बाद तालिबान के रिजीम को अमेरिका की मिलिट्री ने और CIA ने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। हाँ। और अगर वेनेजुएला की बात करें तो ये मारिया मचाडो के साथ पहले ही ट्रंप प्रशासन संपर्क में था, जो अनेक जो मादुरो विरोधियों के साथ ट्रंप प्रशासन संपर्क में था। तो विरोधियों को साथ में लेकर के चलना ये अमेरिका की टैक्टिक्स रही है। लेकिन अंत में एक बात और भी कहना चाहता हूं, जो ईरान है वो वेनेजुएला नहीं है और अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड ये ट्रंप को समझना होगा, मेरा ऐसा मानना है। जी, ये ट्रंप को समझना होगा कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि आपने कहा कि शाह को वापस लाने की यहाँ पे लगातार मांग जो है वो भी उठाई जा रही है। आप मिडिल ईस्ट की बात कर रहे थे संजीव जी, ईरान मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश है जो इजराइल और अमेरिका को खुली चुनौती देता है। क्या यही कारण है कि उसे कमजोर किया जा रहा है? नहीं, देखिए एक बात मैं अवश्य कहूंगा, ईरान की जो इस्लामिक रिजीम जिस तरीके से अमेरिका के बारे में बात करती है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और इजराइल को तो वो इजराइल से नहीं संबोधित करते, वो कहते हैं जायनिस्ट रिजीम। और जायनिस्ट रिजीम ने मेरे साथ ये किया, जायनिस्ट रिजीम को हम समाप्त कर देंगे और वर्ल्ड मैप से ही मिटा देंगे। इजराइल का 90 लाख का आबादी वाला ये देश अगर इतना ईरान के न्यूक्लियर वेपन से इतना अगर वो आशंकित रहता है तो उसका कारण यह है कि ये जो ईरान के जो आयतुल्लाह खामनाई हैं और जो पूरी इस्लामिक रिजीम है वो पूरे ज्यूस को ही मिटा देना चाहती है। बड़ी घृणा की भावना रहती है और इस तरीके का जो अप्रोच ईरान दिखाता है इजराइल के प्रति, वो भी एक कारण है कि इतनी गहरी एक गहरा तनाव दोनों के बीच में रहता है। और चूंकि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स और उसके इंटेंशंस, इस्लामिक रिजीम के इंटेंशंस इतना आशंकित रहता है कि दोनों ने, अमेरिका ने, इजराइल ने इस बात का संकल्प कर रखा है कि वो कभी भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन से एक्वायर नहीं करने देंगे। और चाहे वो ओबामा रहे हों, चाहे वो बुश रहे हों, चाहे वो वर्तमान बाइडन या वर्तमान के ट्रंप हैं, कभी भी सभी राष्ट्रपतियों ने एक सुर में इस बात को कहा है कि किसी कीमत पे ईरान को न्यूक्लियर वेपन से एक्वायर नहीं करने देंगे, उसके लिए चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़े। और भी आपने देखा कि जून में राष्ट्रपति ट्रंप को लगा कि ये कोई टेस्ट वगैरह करने की मंशा में है, तैयारी में है, तो उन्होंने सारे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को 15 वर्ष पीछे ढकेल दिया। तो ये लगभग ये जो पूरी स्थिति है वो ईरान भी उसके लिए जिम्मेदार है। ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अमेरिका और इजराइल ही इनके प्रति भावना रखते हैं। जी विनोद जी, एक अंतिम प्रश्न, रिजा पहलवी की अगर हम बात कर ले तो रिजा पहलवी ईरान के लिए भविष्य है या अमेरिका के लिए एक मोहरा? सबसे बड़ा सवाल और अंतिम सवाल। देखिए, यकीनन रजा शाह पहलवी
अगर आते हैं सत्ता में, तो वहां के जो युवा हैं वो एक खुली फिजा में सांस ले पाएंगे। एक मॉडर्न ईरान का वो मतलब इस दर्पण देख पाएंगे। लेकिन इसमें जिस तरह से अमेरिका का इंटरेस्ट है, बिकॉज अमेरिका कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं करता, जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो कोई एक पैसा वहां खर्च करने वाला नहीं है। तो ये मतलब रजा शाह पहलवी अमेरिका का एक मोहरा बन के वहां रहेंगे। और जिस तरह से देखिए आप, करीब 9 से 10 कंट्रीज में तो अमेरिका के बेसिस हैं, गल्फ की कंट्रीज में उनका सारा ऑयल वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो यही चाहते हैं कि साहब ये ईरान एक न्यूक्लियर पावर न बने और कोअर्जन से उसके ऊपर वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विनोद जी ये कह सकते हैं कि रजा पहलवी जो है अमेरिका के लिए विभीषण का काम करेंगे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, बिकॉज वो जिसे कठपुतली सरकार वो बिठा देंगे और अमेरिका विल कॉल द शॉट्स। और जो अमेरिका चाहेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में एक ईरान ही ऐसी एक पावर है जो उसका जो वर्चस्व है उसको स्वीकार नहीं करती। बिल्कुल, तो ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ महंगाई का गुस्सा नहीं बल्कि सत्ता की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जंग इस वक्त चल रही है। एक तरफ 47 साल पुरानी खामनेई की ताकत, तो दूसरी तरफ अमेरिका समर्थित निर्वासित शाह का बारिस, और बीच में फंसी है ईरान की वो जनता जो रोटी, दवा और आजादी चाहती है। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।